अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। इस्लामाबाद आज एक तारीखी लम्हे के दहाने पर खड़ा है, जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने बैठेंगी। एक जानिब अमेरिका का वफ्द अपने नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में पहुंच रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सीनियर सिफारतकार अब्बास इराक़ची अपनी टीम के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और हालिया जंग बंदी के नाजुक हालात इस मुलाकात को गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। विफाकी दारकूमत में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दाखिली रास्ते बंद हैं, हसास इलाके मुकम्मल तौर पर सील हैं, जबकि पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे ईरानी वफूद को बहिफाजत इस्लामाबाद मुंतकिल करने के मिशन पर मामूर हैं। सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात खित्ते में मुस्तकिल अमन की बुनियाद रखेगी या किसी ये मुज़ाकरात तवील भी हो सकते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। ज़राए का कहना है कि बज़ाहिर हालात काबू में हैं, मगर पस पर्दा कुछ कुव्वतें इस अमल को सबोताश करने की कोशिश जरूर कर रही हैं। जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियां और बढ़ते खदशात इस बात की निशानदेही करते हैं कि रास्ता आसान नहीं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं, जहां होने वाले फैसले आने वाले दिनों में खित्ते की तकदीर का तयन करेंगे। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मुबशर मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे। इसके अलावा डॉक्टर निसार सीमा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे, और सैयद हसन हबीब साहब साबिक सफ़ीर हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज करेंगे। हसन हबीब साहब, जो मुल्क की तारीख में पहली दफा हम देख रहे हैं, आप इस हवाले से काफी तजर्बा रखते हैं। जाहिर है जो खारजी मामलात होते हैं, मुल्की मामलात जिस तरह आमने सामने होते हैं, उस पर आप बेहतर बता पाएंगे हमें। मुल्क की तारीख में पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी जंग, जिसे कहा जा रहा है कि आलमी जंग में तब्दील हो सकती है, उसे पाकिस्तान के वजीर आजम की एक कॉल रुकवा देती है। अभी तक मामलात पे जो कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि मैं आपसे थोड़ा सा खिलाफ करूंगा, एक कॉल ने नहीं रोका था। अच्छा। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में 40 दिन तक मुसलसल एफर्ट की थी और बड़ी तहम्मुल से, बड़ी खामोशी से मेहनत की गई थी। हम्म। हमारे पॉलिटिकल सर्कल ने भी, डिप्लोमेटिक सर्कल ने भी, मिलिट्री सर्कल ने भी, तो सबको हमें क्रेडिट देना चाहिए हम्म। कि डे वन से ये लोग लगे हुए थे और अल्टीमेटली इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बावजूद इजराइल की रेजिस्टेंस के, ये मनवाया। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। और अब जबकि कल से इंशाल्लाह मुज़ाकरात शुरू होंगे इस्लामाबाद में, और तो एक और अच्छा, मुश्किल मरहला हसन शुरू होगा ये तो। हसन हबीब साहब, खता कलामी की माजरत, मैं सिर्फ अनाउंस कर दूं, सीनियर साफिया मुबशर मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन जी हबीब साहब, जी। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो आवाज नहीं ये आ जो रही आपकी। जो हमारे पास अब वो आएगी, आउटपुट आएगी, वो हमारी मेहनत का वो है। और अब हमारा मुश्किल प्रोसेस शुरू होगा कि जब ये जो शराइत थी हम्म। ईरान की और अमेरिका की, उन पे तफसीली गुफ्तगू होगी। उसमें जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा स्पॉइलर तो इसराइल है, और हमारा पड़ोसी इंडिया भी पीछे नहीं है। आप तो मीडिया को वॉच करते हैं, आपने देखा होगा इंडियन मीडिया इतना बेलिजरेंट इस वक्त एक्ट कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करें। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत सबर आजमा प्रोसेस है। अब तक जिस हाँ। खामोशी और लगन से हमने मेहनत की और अपने आप को एस्टेब्लिश किया था एज अ पीस लविंग कंट्री, एन अवेलेबल पार्टनर फॉर पीस, उसी को हमने फर्दर प्रमोट करना है। तो वी शुड बी रेडी फॉर अ वेरी लॉन्ग कैंपेन फॉर पीस। और हमने, इसमें कोई शुबा नहीं कि हमने दुनिया को एक बड़ी जंग के दहाने से पीछे खींचा है। और अब हम्म। इंशाल्लाह जितनी मेहनत करेंगे और इस्लामाबाद रिकॉर्ड होगा, तो दुनिया में एक लास्टिंग पीस की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, इस्लामाबाद रिकॉर्ड। मुबशर मीर साहब, अगले 12 घंटे जाहिर है बहुत अहम होने वाले हैं। हसन हबीब साहब, मैं आपसे ही जानूंगा, क्योंकि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया मुबशर मीर साहब से। इसराइल और भारत, जिस तरह आपने निशानदेही की कि वो पूरी तरह एक कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता एक कोशिश कामयाब ना हो, इसमें हमने देखा कि इसराइल जो लबनान पे जिस तरह बमबारी कर रहा है, नस्ल कुशी वहां भी शुरू कर दी है उसने, फलस्तीन के बाद या ईरान के बाद। तो ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। जाहिर है जब जंगबंदी के मामला चल रहे होते हैं, आइडियल नहीं होती सिचुएशन, लेकिन दोनों फरीक कम से कम टेबल तक आ गए हैं पाकिस्तान की, इसे कामयाबी समझा जाए, या आप समझते हैं कि अगले 2 से 4 रोज में कोई वाज़ेह नताइज भी आ सकते हैं, या ये मुज़ाकरात लंबे भी चल सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि अमेरिका को, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप साहब को,
अपना पॉलिटिकल असेट इस्तेमाल करके इजराइल को रोकना पड़ेगा। अगर इजराइल मुसलसल ईरान के एलाई पे, देखिए दुनिया तो कहती है कि हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है, ईरान हिजबुल्लाह को और हुसियों को अपना एलाई समझता है, जैसे अमेरिका का एलाई इजराइल है। तो ट्रंप साहब को अपनी फोर्स यूज करनी पड़ेगी, अपने पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करना पड़ेगा और नेतन्याहू को रोकना पड़ेगा। देखिए, अगर आप दोनों मेजर प्लेयर को देखें दूसरी साइड के, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में आपको पता है कि उनका मूड स्विंग करता है, कभी वो पीस लवर हो जाते हैं, कभी वो वॉर पे चले जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू कंसिस्टेंटली ब्लड थर्स्टी है, उसको कभी ना कभी कोई ना कोई एक इवेंट चाहिए होती है ताकि वो बमबारी करे दुश्मन। इसकी हसन साहब, इसकी इजराइल के नेतन्याहू हैं, इसकी वजह आम वही है कि उन पे जो करप्शन के केसेस हैं वो आगे ना बढ़ पाए। नहीं, करप्शन के केस तो अपनी जगह है, उसके अलावा भी मुझे लगता है कि उनका कोई मेंटल डिसबैलेंस ऐसा है कि वो पीस की तरफ नहीं जाना चाहते। इजराइल में बहुत सारे लोग हैं जो पीस, लेकिन इनकी एफर्ट से 92% पॉपुलेशन जो है वो वेपनाइज्ड है, बेलिजरेंट है, और ये जितना इन्होंने हिस्टेरिया पैदा कर दिया है, मुझे तो लगता है पीस की तरफ जाना इनका मुश्किल है। हाँ, अगर अमेरिका ने इजराइल की इतनी प्रोएक्टिव मदद नहीं की जितनी वो अब कर रहा है, तो इजराइल के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हिजबुल्लाह ने कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दिया इजराइल को, तो फिर नेतन्याहू इजराइल दोनों के लिए मुश्किल होगा। तो इस वक्त पे अगर अमेरिका को वाकई पीस की जरूरत है, और वहां आप देखें प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों तरफ से प्रेशर है, अगर ये पीस की तरफ जाना खुद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुबशर मीर साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा। मुबशर मीर साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। इस वक्त जो डेवलपमेंट अब तक हो चुकी हैं पाकिस्तान की, इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। वजीर आजम की काविशें हो या मिलिट्री की जानिब से जो कोशिशें की गई, हमने इसहाक डार साहब को देखा, नायब वजीर आजम को, वो भी इस हवाले से कोशिश करते रहे। पिछले 40 दिन जब से इस जंग का आगाज हुआ था, पाकिस्तान की कोशिश थी कि जंग आगे ना बढ़ पाए। अब इजराइल की जानिब से लबनान पे बमबारी और भारत के प्रोपेगेंडा जो हमेशा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो मीडिया के ऊपर। तो इस सूरत हाल में इन दो कंट्रीज की जानिब इजराइल और भारत जो है इनको सबोताश करने की कोशिश कर रहा है। आप समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत होगी, या ये सिलसिला मुज़ाकरात का पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा, आगे चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दोनों हमारे दुश्मन मुल्क हैं, भारत भी और इजराइल भी, और हम भी उनकी दुनिया के हर फोरम पे भरपूर जहां हमें मौका होता है हम भी उनकी मुखालफत करते हैं। यकीनन वो तो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा हो, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है तो उसमें पाकिस्तान का मुकाम जो है वो बुलंद हो, खासतौर पर खारजा मामलात में पाकिस्तान को बहुत सराहा जाए, तो उस पे उनके लिए तो परेशानी की बाइस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई मुज़ाकरात को सबोताश तो इस तरह नहीं कर सकता, ना भारत कर सकता है ना इजराइल उस तरह कर सकता है कि अगर अमेरिका चाह रहा है कि उसको ये मामला सेटल करने हैं। इस वक्त देखें, अमेरिका जो है उसकी सिचुएशन बहुत खराब है, खासतौर पे जो प्रेसिडेंट है ट्रंप इंतजामिया, उनकी सिचुएशन, उनके अपने मुल्क में जो अपोजिशन का सामना है, नो किंग के नाम से आपको पता है एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। फिर उनकी जो नेटो के ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वो उनको छोड़ गए। उन्होंने जो जंग लड़ी उसमें उनका नुकसान हुआ। ईरान ने बहुत उनके अड्डों के ऊपर, उनके शिप्स के ऊपर, और फाइनली जो उन्होंने बहुत बड़ी अटेम्प्ट की इस्फहान की, उसमें उनको बहुत बड़ा जो है वो लॉस जो है वो उठाना पड़ा। उसके बाद उनके लिए एक बड़ा फोरम था जहाँ पे चाइना और रशिया ने उसको कर दिया, वीटो कर दिया करारदाद को। तो मेरा ख्याल है कि वो तन्हाई जो थी, एक सफारती तन्हाई के साथ साथ जो एक फौजी लेवल पे जो एक शिकस्त थी वो उनको नजर आने लगी। तो लिहाजा अमेरिका के लिए तो इज्जत बचाने का इससे बेहतर तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप देखें, इसीलिए वो फौरी तौर पर आने को तैयार हुए। उन्होंने फौरी तौर पर, ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, लेकिन उनके लोग आना शुरू हुए। उन्होंने आके सिक्योरिटी के लोग, अदरवाइज लोग, और पूरी जो है वो उन्होंने अपना राब्ता रखा हुआ, और उनके आने की आमद की इतलात जो है वो बार बार आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो सेफली इस जंग से बाहर हो जाए,
अपनी इज्जत जो है वो बचाए, साइड पे हो जाए, वरना उसके लिए अपनी पोजीशन को इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा उसके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसे इज्जत के साथ पाकिस्तान ये मौका फराहम कर रहा है ठीक है। कि उसे इज्जत के साथ जो है वो इस वॉर की सिचुएशन से बाहर निकलने का। मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मैं चाहूंगा उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करूं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा वफाकी दारुल हुकूमत में हम आपसे सवाल इस तरह करते हैं, जाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती पार्टी का, सत्य खैरा ने सब ओके है जो बताया गया है मीडिया को, सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है अभी तक? देखें, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत और वकार में किस कदर इजाफा हुआ है। बेशक हर तरफ पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, दुनिया भर के चैनल्स पे इसका जिक्र हो रहा है, दुनिया भर के कैपिटल्स में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम गूंज रहा है पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा एक मौका अल्लाह ताला ने फराहम कर दिया हमें। हमारी जो सफारतकारी है वो मौसर साबित हुई। हमने अफ्रीकैन को इस बात पे राजी किया कि वो सीज फायर करें, आर्जी तौर पे आके इस्लामाबाद में मिल बैठें और बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। ये बहुत बड़ा एजाज अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हमारी इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है और इससे पूरी दुनिया में हर पाकिस्तानी जो है उसका सर फख्र से बुलंद हुआ है और वो वाकई ये है कि ये खुशी से झूम रहा है। ये वाकई अल्लाह ताला का फजल करम है। अब ये है कि ये हमारी ख्वाहिश है कि ये आर्जी सीज फायर जो है ये एक मुस्तकिल अमन का पेश खैमा साबित हो, या मुज़ाकरात हों और ये कामयाब हों। लेकिन इस पे कोई शक नहीं है कि इसराइल इसको सैबोटाज करने की कोशिश करेगा और वो कर भी रहा है। ज़ाहिर लबनान में वो जो बमबारी कर रहा है उसका मकसद यही है कि इसको किसी तरह से ये जो है इसको सैबोटाज किया जाए, क्योंकि उसको ना ये है कि उसको ईरानियों से कोई दिलचस्पी है, ना लबनान की सलामती से कोई दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा उसको गवारा है। जाहिर है कि उससे पूरी कोशिश करनी है। हिंदुस्तान के पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत कैसे मिल गई और उसको वो हजम नहीं हो रही, लेकिन वो तो इस काबिल नहीं है। लेकिन इसराइल जो है इसको जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी जो है इसको सैबोटाज करने की जरूर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मेरा अपना ख्याल ये है और पूरी उम्मीद है कि अमेरिका इसको रोकेगा, इस तरह ना करे, क्योंकि अमेरिका का भी मफाद इसी में है। उसको भी एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए, उसको भी फेस सेविंग चाहिए और जो उसका हाल हुआ है इस जंग में उसको तो तवक्को ही नहीं थी कि ईरान जो है इस तरह की मुज़ाहमत का मुजाहरा कर पाएगा, इतनी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर पाएगा और इतने लंबे अरसे तक वो जिस तरह ये है कि उसने यानी मैं समझता हूँ कि खून देकर एक नई रकम तारीख रकम की है बहादुरी और जुर्रत की और मुज़ाहमत की। और हकीकत ये है कि उसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की इलाज भी रखी है और कुरून उला के मुसलमानों की याद भी ताज़ा की है। ठीक है हसन हबीब साहब, उमूमी तौर पर जब इस किस्म के जंगबंदी के बाद फरीकैन बैठते हैं, बातचीत होती है, तो उसमें जो सालिस होता है, जो जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त मरकजी किरदार अदा कर रहा है, उसका रोल क्या होता है? चूंकि आप इस चीज से वाबस्ता रहे हैं, आप इन चीजों को समझते हैं और पहले ये कहा जा रहा था कि चाइना की गारंटी चाहिए, ईरान शायद तलब कर रहा है, इस किस्म की खबरें सामने आई थी। अब इसमें बराह रास्त चाइना इन्वॉल्व नजर नहीं आता, तो पाकिस्तान के सिर्फ गारंटी काफी होगी अगर किसी मुआहदे तक पहुंच जाते हैं मामला? तो देखिए, एक तो नेगोशिएशन में सालिस का किरदार बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे जब दोनों फरीक़े जो हैं उनकी पोजीशन इतनी ज्यादा जैसे कि डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो उस वक्त पे हमारा रोल बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरे ख्याल में हमें सब्र अय्यूब की जरूरत होगी, सिटिंग इन बिटवीन और इस मामले को रफा दफा कराने में और इन दोनों को कहीं सेंटर पॉइंट पे लाने में, जहां हम क्रिएट करें विन विन सिचुएशन। अमेरिका भी कोई ट्रॉफी लेके जाए और ईरान भी कुछ लेके जाए अपने अवाम के सामने, तभी ड्यूरेबल पीस होगा। नहीं तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल टाइप का कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो अगले बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल तय है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और देखिए, ये है बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए गारंटर चाहिए। पाकिस्तान की गारंटी काफी नहीं होगी, हमें अनफॉर्चुनेटली रशिया, चाइना या यूरोपियन पावर्स की गारंटी चाहिए होगी।
अब मुश्किल ये है कि रशिया ये और जो चाइना आप दोनों। रशिया, सर माजरत के साथ मैं आपको कथा कलामी की माजरत जो रोक रहा हूं, वो रशिया और चाइना या यूरोप की गारंटी अमेरिका के लिए, ईरान पाकिस्तान की बात मान लेगा, कबूल कर लेगा और उस पर कायम भी रहेगा, आप समझते हैं? फिर देखिए ना, पाकिस्तान की गारंटी नहीं है। आपको याद है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आईआर के, जी जी। तो ताजिकिस्तान का जब तजिया हुआ था तो 6 गारंटर थे। हाँ। तो पाकिस्तान भी हो सकता है, हम रीजनल कंट्री, ईरान प्रो, ईरान हमारा बड़ा अच्छा नेबर है। हम्म। तो हम तो हैं ही हैं बैठे इस काम के लिए, लेकिन हमारे अलावा तुर्की भी है, अमेरिका, चाइना भी है, रशिया भी है, हम्म। फ्रांस हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है। तो गारंटर जितने ज्यादा होंगे और जितने पावरफुल होंगे, उतने चांसेस है कि पीस कंटिन्यू करेगा। क्योंकि स्पॉइलर आप खुद नाम ले रहे हैं, इंडिया भी है, इसराइल भी है, दोनों ये नहीं चाहेंगे कि रीजन में पीस हो या रीजन डेवलप हो हम्म। और इसराइल की वो जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। और इसराइल और इंडिया आप दोनों एक उस पे चलते हैं। अगर आप और से देखें तो इस वक्त इंडिया वही पॉलिसीज फॉलो कर रहा है कश्मीर में जो इसराइल फॉलो करता है मकबूजा इलाकों में। तो हमें गारंटर्स की भी जरूरत पड़ेगी और हमें ऑब्जर्वर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जैसे ही कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करना होगा, तो सिर्फ एक इदारा है जिसके पास ये है एक्सपीरियंस और मैकेनिज्म, वो है यूएन। अब अच्छा। यूएन को अमेरिका वैसे ही अंडरमाइन कर रहा है, तो अब एक बड़ा मसला क्रिएट हो गया है कि जो भी सीज फायर के बाद पीस का प्रोसेस होगा, उसके गारंटर्स भी होंगे और उसका एक मैकेनिज्म होगा उसको वॉच करने का, इम्प्लीमेंट करने का। और उसके लिए हमें हसन यूएन की हबीब साहब, जरूरत ये ठीक है, अमेरिका और इनकी गारंटी तो हो गई, ईरान के हवाले से आप कह रहे हैं, लेकिन फिर इजराइल का क्या करेंगे? इसराइल को अमेरिका ही काबू करेगा या कोई और भी मुल्क उनकी गारंटी दे सकता है? जिस तरह आपने पहले भी कहा कि वो हवास नहीं। बाख्ता शख्स है, वो कुछ भी कर सकता है। ट्रू। देखिए, ईरान, अमेरिका को काबू करना पड़ेगा इसराइल को। अमेरिका को अपना पॉलिटिकल और फिजिकल कैपिटल यूज करना पड़ेगा। और ये मैं आपको गारंटी दे दूं, अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो इसराइल 3 दिन भी नहीं लड़ सकता ईरान से या हिजबुल्ला से। तो इस वक्त बड़ी जरूरत है कि अमेरिका ये तय कर ले कि उसको पीस पे जाना है हम्म। और इसराइल को उसने रोकना है। अगर वो रोकेगा नहीं तो फिर कोई पीस नहीं होगा। और ये रीजन अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। देखिए, अमेरिका के 14 जो बेसिस थे उनमें से 7 तो तबाह हो गए। हम्म। अगर पीस नहीं होगा तो तबाह ही रहेंगे। तो अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए कि इसराइल को काबू करें, उसकी ड्यूरिंग वॉर इमदाद रोके। इंटरसेप्टर्स नहीं होंगे, हिजबुल्लाह के रॉकेट फॉल करेंगे, ईरान के मिसाइल फॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली इसराइल कोलैप्स कर जाएगा। तो इसराइल को भी ये पता है, वो इनको अमेरिकन को ब्लैकमेल करते हैं, जबरदस्ती जंगों में इन्वॉल्व करते हैं। तो अमेरिका को भी अब फैसला करना होगा कि वो इसराइल पे डिपेंडेंट है या इसराइल उस हाँ, पर दुनिया के डिपेंडेंट साथ अमेरिका ने जीना है या इजराइल के साथ खड़े रहना है। मुबशिर मीर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ट्रंप के लिए जरूरी नहीं है कि फेस सेविंग के साथ इस जंग से बआसानी निकल जाए वो, ये जो नायब सदर हैं इस वक्त जेडी वेंस, उनके लिए भी जरूरी है। जाहिर है आने वाले दिनों में वो भी सदारती उम्मीदवार होंगे, तो वो भी चाहेंगे, सिर्फ अमेरिका चाहे ना चाहे, वो भी चाहेंगे कि वो इससे सुरखरू होकर निकलें। तो कितना अहम है उनके लिए भी, उनके करियर के लिए भी, आप समझते हैं मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल। मैं जब ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, तो ट्रम्प जब बोलता है तो उसके पीछे उसकी पूरी इंतजामिया बोलती है ना, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसका प्रेसिडेंट, उसका वाइस प्रेसिडेंट, उसकी इंतजामिया। तो ये तो जाहिर है उन्हीं के नुमाइंदे बन के आ रहे हैं, तो वो उनसे कोई जुदा नहीं है, दोनों माजी एक में ही गो हैं। के उनके खिलाफ कैंपेन भी चलाते रहे। सर वो एक देखिए, इंतखाबी मामलात जो होते हैं उसमें तो डिफरेंट एग्जांपल होती हैं। मैं हसन हबीब साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान का रोल है, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम पाकिस्तान को एज ए सालस जो है, वो मेरा ख्याल है कि वो बर्डन पाकिस्तान पे नहीं है सालस का। पाकिस्तान ज्यादातर एक मीडिएशन कर रहा है, मीडिएटर का रोल ज्यादा पाकिस्तान का है, अच्छा। ताकि एक दोनों मुल्कों की जो कन्वर्सेशन है, दोनों की जो बातचीत है, उसमें एक ऐसा फरीक का होना जरूरी होता है जो गुफ्तगू के सिलसिले को मुनक़ता ना होने दे और बात को आगे बढ़ाने में हाँ। एक रोल प्ले करे। जैसे आप इस वक्त एक एंकर के तौर पर एक गुफ्तगू को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान प्ले करेगा। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका की
टीम है और जो ईरान की टीम है, हाँ। उनकी जो गुफ्तगू बराह रास्त चलेगी और जितनी वो आगे बढ़ेगी उतना वो मेरा ख्याल है फ्रूटफुल होगा। और जो मौकफ हैं दोनों तरफ बड़े क्लियर है। लेकिन जो 3-4 पॉइंट जिसके ऊपर इम्फसाइज किया है और जिसके बाद ईरान की टीम आने को तैयार हो रही है और जो उन्होंने मौकफ रखा वो लेबनान का मौकफ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये उनके यहाँ जब बातचीत जब सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड पे ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि वो एक दूसरे के साथ उन नकात के ऊपर अगर इत्तफाक करते हैं तो वो आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा प्रेशर जो है, जो एक आलमी बरादरी का प्रेशर होता है वो भी उन दोनों के ऊपर रहेगा कि जिसको वो कमिट करके जाएंगे कि हाँ हम ये काम करेंगे, हाँ हम इस तरह जो चीज साइन होगी फाइनल, और अल्लाह करे कि साइनिंग सेरेमनी जो है वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान को ये एहसास मिले कि एक मुआहदे के ऊपर पहुंचे और वाकई हम इस्लामाबाद अकॉर्ड होता हुआ देखें, तो वो एक अहम मौका होगा कि दोनों ममालिक जो हैं पूरी आलमी बरादरी के सामने। और देखिए एक बड़ी अहम बात है कि ईरान जो है उसने जिस तरह कुर्बानियां दी हैं, उसकी 9 करोड़ आबादी है और उसकी क्यादत के इतने इतने अहम लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो वो 9 करोड़ के अवाम को जाके उन्होंने कुछ तो कहना है। जाहिर है। जो जो वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं या पीछे वहां पे राब्ते में होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ जो है यकीनन राब्ते में रहेंगे जब वो निगोशिएशन हो रही होगी, तो वो तो अपने अवाम को ये तसल्ली देना चाहेंगे कि मैं अब आगे वॉर नहीं होगी, क्योंकि इतने लोगों ने तो उनकी मुखालफत की, उनको सपोर्ट ही नहीं किया। दुनिया की कौन सी फौज है जो अपनी अवाम की सपोर्ट के बगैर कुछ विन कर सकती है, लड़ सकती है? नहीं कर सकती। ये चीज साबित होगी और ईरान ने ये साबित कर दिया कि अवाम की सपोर्ट के बगैर हम इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ। तो हमें तो बल्कि ईरान ने तो दुनिया में वॉर का मॉडल चेंज कर दिया। बगैर किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी एयर बेसिस नहीं है, बड़े बड़े कंटोनमेंट नहीं है, बड़े बड़े जो है वो नेवल बेसिस नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 2 चीजों पे इन्हिसार ज्यादा किया, यानी कि ड्रोन्स और मिसाइल्स और अपनी साइबर टेक्नोलॉजी। तो उसके साथ उन्होंने उनका इतना बड़ा मुकाबला किया, जैसे इतने बड़े यहाँ पे बेसिस थे उनके गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो लिहाजा उन्होंने उन कुर्बानियों का भी तो उनके ऊपर एक बर्डन है ना वफद के ऊपर कि उन्होंने अपने अवाम को कुछ देना है जाके। लिहाजा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये चाहेगा और पाकिस्तान की टीम जो मीडिएशन करेगी, जो सारा इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगी, तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि कहीं तातुल ना आए, बल्कि गुफ्तगू का सिलसिला पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ता रहे और उसके दरमियान जो चीजें इत्तफाक करने वाली हैं, जो डिस्कशन वाली हैं, वो आगे बढ़ती रहें ताकि ये एक नतीजा खेज मुज़ाकरात हो। इसका अलामिया जो है वो एक दुनिया के लिए एक अमन की वाकई ही पैगाम लाए। बाकी ये जो दूसरे दोनों ममालिक का जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, इजराइल हो गया तो यकीनन उसको बड़ा धचका लगा है कि उसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है वो रुक गया है, चकनाचूर हो गया, उसके लिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा। इसी तरह इंडिया की हम देख लें तो इंडिया उसे कहीं पे जो है वो डिस्कस नहीं किया जा रहा। उसको एक एंजाइटी है, बहुत बड़ी एंजाइटी है इस वक्त इंडिया के अंदर कि इतना बड़ा दुनिया का इवेंट हो रहा है और उसका वहां पे कहीं नामो निशान नहीं है, उसकी क्यादत का नामो निशान नहीं है, उसको कहीं पूछा नहीं जा रहा, उससे कोई बात नहीं कर रहा, कहीं उसका तस्करा नहीं हो रहा। तो ये एंजाइटी जो है वाकई इंडिया की आवाम के अंदर भी है, उसकी क्यादत के अंदर भी है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सूरत हाल में उस लेवल तक यकीनन चीजों को लेके जाए ताकि हम एक अच्छी खबर जो है वो इस्लामाबाद से सुन सके। ठीक है, मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर ना सोशल मीडिया पे एक बहस जारी है जब से ये मामलात हुए हैं कि हम ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं ले सकते ताकि हमें सस्ता मिले। ज़ाहिर है एक आम आदमी के लिए, एक बाइक इस्तेमाल करने वाले के लिए बहुत बड़ी परेशानी है ये, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पे बढ़ी, फिर पाकिस्तान को भी बढ़ाना पड़ी। तो इन केस ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं तो इस सूरत में हुकूमत ये कर सकती है कि ईरान से पेट्रोल ले। सऊदी अरब से हम जो लेते हैं पेट्रोल, ज़ाहिर है वो भी हमारा दोस्त मुल्क है, हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो
जब पाबंदियां नहीं होगी तो फिर सऊदिया से बात की जा सकती है कि हम इतने % यहां से ले सकते हैं, इतने % यहां से, इस किस्म का कोई प्लान हो सकता है मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल हो सकता है। और ये देखिए, ईरान तो हमारा हमसाया है और वहाँ से हमें सस्ता पेट्रोल मिलेगा, जब हाँ, गैस सस्ती मिलेगी। वहाँ तक ये वो पाइपलाइन बिछी हुई है। हाँ। आगे ये है कि हम चूंकि उम्मीद करते हैं कि वो पाइपलाइन जो पाबंदी बिछी हुई आपकी हुकूमत ने बिछाई थी। नहीं, पाबंदियों की वजह से हाँ, अमेरिका ने वो पाबंदियां लगा सिलसिला आगे रखी हैं। बढ़े। अब देखिए, जो इस माहदे के लिए जो ईरान की शराइत है उनमें ये भी शामिल है ना कि हमारे ऊपर जो प्राइमरी और सेकेंडरी पाबंदियां हैं वो हाँ, खत्म वो की जाए, खत्म किए जाएं। सैंक्शन खत्म की जाए। तो किस हद तो तक ये है कि खत्म कर अगर सकता है अमेरिका? अब ये है कि इस माहदे में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जो हाँ, पाबंदियां वाकई खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल नारवा हैं, गलत हैं, बिलाजवाब हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि देखें, ये पाकिस्तान की हैसियत जो है वो साजिश की नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान की हैसियत एक मीडिएटर की है, एक फैसिलिटेटर की है। हाँ, हमने फैसिलिटेट करना है, मीडिएट करना है। और दूसरी बात यह है कि जब ये इस मामला है इस विटनेस डेफिसिट का, ये यानी बाहमी एतमाद का फुकदान है। ईरान जो है वो अब जाहिर है कि अमेरिका पे एतमाद करने के लिए तो कतई तैयार नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि यानी ये मुज़ाकरात और उधर उन्होंने हमला कर दिया, तो उसके ऊपर तो एतमाद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस वजह से हमें ये इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक एक मौसर गारंटर की जरूरत है। और वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाइना ही हो सकता है जिसने ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे लाने के जिसमें लिए दोनों ट्राई फरीक करने में एतबार उसका भी करे बड़ा पूरी रोल तरह। है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चाइना जो है ये इंशाल्लाह ये इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, एज एन इफेक्टिव वो सामने आएगा जी। ठीक है हसन हबीब साहब, मवाजना भी किया जा रहा है। मैं कुछ वेबसाइट्स देख रहा था पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की, उसमें मवाजना किया जा रहा है बास इराक़ची, उनका एक्सपीरियंस, उनका सियासत का एक्सपीरियंस, उनकी तालीम, और दूसरी जानिब कहा जा रहा है सियासत में नौमौलूद, ज़ाहिर है सियासतदान को एक 40 से 50 साल की बाद एक तजर्बाकार सियासतदान कहते हैं जो अमरीकी नायब सदर हैं, उनकी जानिब से वेनिस की। तो क्या ये अपर हैंड होगा ईरान के लिए कि ईरानी वफ्द जो है उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो अपनी बात पर कायल कर सकें, या मुसलसल अमेरिका के जो अफराद हैं वो अमेरिका से ज़ाहिर है जो थिंक टैंक है उनसे राब्ते में तो होंगे, तो उनसे मशवरे के साथ चल रहे होंगे। तो इससे को फर्क पड़ता है कि एक तरफ एक्सपीरियंस ज्यादा और दूसरी तरफ जो नौजवान सियासतदान हम कहें, मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ना, नेगोशिएशन जो है ये बहुत मुश्किल आर्ट है जिसको हाँ, सीखने के लिए बड़ी अंग्रेजी करनी पड़ती है। ईरान की नेचुरल एडवांटेज है कि उसमें आपको जो है वो एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी 2 दिन पहले कमाल खरादी साहब की शहादत हो जाती है। हाँ, वो फॉरेन मिनिस्टर थे जब मैं वहाँ काम करता था, इंतहाई वो थे। लेकिन ईरान के पास पूरी एक टीम है। जो लोग सामने हैं इनके एडवाइजर्स में आपको, जैसे जवाद जरीफ साहब हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूएन में रहे, वो एज एडवाइजर पीछे होंगे। तो एक पूरी टीम होती है। जो सामने लोग बैठे होते हैं वो तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको एक एक मिनट पे मशवरा देने के लिए आपको एक बहुत बड़ी टीम कैपिटल में भी चाहिए। तो ईरान की नेचुरल एडवांटेज ये है कि उनके पास वो टीम बहुत अच्छी मौजूद है, बावजूद इसके कि काफी उनके लोग शहीद हुए, लेकिन स्टिल उनकी टीम इंटैक्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका में आपको होता है कि जो हुकूमत आती है वो अपनी टीम लेके आती है, हाँ। और दोबारा वो टीम पता नहीं आए या ना आए। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अमेरिका को वो एडवांटेज नहीं, लेकिन यस, अमेरिका में थिंक टैंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जिनमें लोग मौजूद हैं, और वो अमेरिका में कंसल्टेशन का प्रोसेस है जिसके तहत वो सब इन्वॉल्व होंगे। और ये तो जो अमेरिका पहली को पहली दोनों फरीकैन की पहले आमने सामने बिठाया जाएगा, या कतर की तरह माजी में जिस तरह होता रहा मुज़ाकरात के, पाकिस्तान एक जो है वो गुफ्तगू उनके सामने रखे और वो उनके सामने रखें, इस तरह होगा? बहरहाल ये पहली मीटिंग इसे आप कहेंगे, या कोई इससे बड़ा ब्रेक थ्रू होने का हम इम्कान समझें, या हम समझें कि ये पहली मीटिंग है, फिर ये मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहेगा, लंबा चलेगा? मेरा ख्याल ही लंबा सिलसिला चलेगा। अच्छा। और जैसे आप कह रहे थे एक मॉडल था, जैसे तालिबान के केस में एक कमरे में था, दूसरा दूसरे कमरे में था। हाँ, पता नहीं वो मॉडल होगा या फेस टू फेस होगा। भी एक कल के बाद चीजें वाजे होंगी, जब वो दोनों डेलीगेशन आएंगे और उनके हम बातें सुनने के बाद मॉडल्स ऑपरेंडी तय करेंगे। तो जैसे शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, और हमें सुकून से, तहम्मुल से और बगैर हल्ला गुल्ला किए
इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने, जैसे अब तक हमने काम किया। आप देखें ना कि हम इस मसले में मुसलसल लगे रहे, लेकिन हमने कोई ऐलानात नहीं किए, कोई शोर नहीं मचाया। हमें इसी अमल पे आगे चलना है और इस प्रोसेस को पीस की तरफ लेके जाना है। और इस सारे जो आप कह रहे हैं कि पेस की तरफ ले जाना है, ये इसमें अगर तलब किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठा दिया, इसके अलावा अगर कोई जिस तरह आप गारंटी की बात कर रहे हैं, तो फिर वफूद आ सकते हैं? अगर ये भी जरूरी ईरान कहता है कि चाइना भी इसमें मौजूद हो, उसके सामने ये सारी कुछ बातचीत हो, या रशिया का कोई वफ्द मौजूद हो, या दीगर कंट्रीज का जैसे आप कह रहे हैं, तो ये जरूरत पड़ सकती है मुस्तकबिल में, या इन दो फरीकैन के दरमियान बाकी रिटर्न में ही होगा जो कुछ होगा, बाकी गारंटी वगैरह? देखिए, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मूड कैसा है अमेरिका का। अमेरिका तो हम खुद कह एक सकते हैं सुपर कि इट्स पावर वेरी है। अर्ली टू से एनीथिंग, अभी तक कुछ क्लियर जी नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये प्रोसेस चलेगा तो पता चलेगा। और इसके चलने के बाद कुछ मुआशी तौर पर कोई तब्दीलियां आ सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, आप तवक्को कर रहे हैं इस किस्म की? देखिए, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मतलब मैं अगर होता नेगोशिएटर तो मैं अमेरिका से पहले ही रिक्वेस्ट ये करता है कि भाई हमारे गैस के बड़े बुरे हालात हैं, तो आप काइंडली वन टाइम ऑफ हमें जरा गैस ईरान से इंपोर्ट करने की इजाजत दे दें, क्योंकि कतर की गैस जिस पे हम रिलाई करते थे एलएनजी, वो अब आ नहीं रही है। तो अमेरिका इजाजत दे देगा और हम बहुत क्विकली ईरान वाला लिंक एस्टेब्लिश कर लें, ताकि हमारे नेशनल सर्किट में ईरानी गैस आने लगी। और ये जो हमें गैस इतनी महंगी पड़ रही है, जिससे हाउस होल्ड और इंडस्ट्री दोनों सफर कर रहे हैं, हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सफर कर रही है, ये सब हम बेहतरी की तरफ जाएं। तो यस, कंसेशन आने हैं हमारे पास ऑलरेडी। आप देखें, सऊदी अरब ने हमें प्रॉमिस किया $2 बिलियन का क्रूड पेट्रोल ऑन डेफर्ड पेमेंट। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि हम जो है वो इस वक्त पे, जब हमें शदीद जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमें डेफर्ड पेमेंट पे तेल मिल जाए। तो यस, हमारे इस पॉजिटिव रोल की वजह से न सिर्फ हमें कंसेशन मिलेंगे, बल्कि आप देखेंगे पाकिस्तान का नाम बेहतर होने से, पीस का एक इमेज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो हमारे लिए जाहिर है जो पाकिस्तान का इस वक्त अपॉर्चुनिटी। किरदार है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का नाम हो रहा है, तो एक नजर में तो हम आएंगे। जब भारत को हमने शिकस्त फाश दी थी, तो उसके बाद भी पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। मुबशिर मीर साहब, ये जो गैस का मामला है, जाहिर है हमने, आपका एक्सपीरियंस हमसे कई गुना ज्यादा है, बेहतर बता पाएंगे कि हमने कम से कम अपने सहाफत के तालिब इल्मी में इस तरह नहीं देखा कि अमरीकी सदर बार बार पाकिस्तान की तारीफ करता हो, पाकिस्तान के वजीर आजम की, फील्ड मार्शल की। तो ये सुनहरी मौका नहीं है कि हम साथ साथ ये भी बात कर लें कि गैस का जो हमारा मामला है, शॉर्टेज है, ईरान से हमारी पाइपलाइन मौजूद है, उसको हम कंटिन्यू करें, पेट्रोल के मामला अपने बेहतर कर ले ईरान से बजाय के सऊदिया से? ये मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तारीख को जो है वो रिकॉल करना चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी तारीफें हुई हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और पाकिस्तान सीटो सेंटो का रुकन रहा है। जनरल अयूब खान का दौर जो था, वो पाकिस्तान अमेरिकन अम्ब्रेला में रहा है। पाकिस्तान को बहुत वेपन मिला था, जो हमने 65 की वार में भारत को शिकस्त देने में इस्तेमाल किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने रशिया की लड़ाई में एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, पूरी दुनिया के साथ अपने मामलात को बहुत ज्यादा खराब कर लिया, अपनी सोसाइटी तबाह की और अमेरिका का साथ दिया। और बहुत 8 साल 9 साल जो थे, उसमें हमने अफगान वार में मुकम्मल तौर पर अमेरिका CIA का साथ दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने हालात अच्छे नहीं कर सके। और हमें हमारी जो कामयाबियां इकोनॉमिक हैं, वो सिर्फ अयूब खान के दौर में मिलती हैं, और बाकी हमने जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में और मुशर्रफ साहब के दौर में जितना अमेरिका का साथ दिया है, वो तो आप उस पे तो किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हमने अपने मुल्क को ठीक नहीं किया। मुशर्रफ साहब के दौर में भी हमें कोलियन स्पोर्ट से बहुत पैसा मिला, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का सिलसिला रोकने में नाकामी का मुजाहरा किया। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान पहली दफा कोई अमेरिका का काम कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को रेस्क्यू कराया अफगानिस्तान के अंदर दो दफा, और 2 दफा जो है, और उससे पहले अमेरिका को चाइना के साथ इंट्रोड्यूस कराने वाला इतना बड़ा काम किया। अमेरिका ने तो पाकिस्तान के लिए इतने हमें वो नहीं किया। सिर्फ एक चीज जो है वो अमेरिका की तरफ से हमें मिलती रही, और वो क्या था
कि वो एटॉमिक प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था उसमें हमें वेवर दे दिया जाता था। लेकिन जैसे ही अफगान वार ओवर हुई 1989 में हमारे ऊपर स्मिंगटन जो अमेंडमेंट थी उसके तहत 6 साल की सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी। तो हमने जब एटमी धमाका किया था फिर हमारे ऊपर सैंक्शन लगी थी। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो दीवाने हो रहे हैं। अच्छा। और छत पे चढ़ के नाच रहे हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर डॉलरों की बारिश होगी। मैं तो इस खुशफहमी का शिकार नहीं हूं और नहीं, मुझे लगता मैं है तो मीर साहब डॉलरों की तो बात ही नहीं कर रहा, जो हमारा हक है कम से कम हम गैस तो ले लें उनसे। लेकिन गैस हो या डॉलर हो या तेल हो, अच्छा। बात ये है कि क्या हमारी हिस्ट्री ये हमें बता रही है कि हमने अमेरिका का साथ दिया तो हमें पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा प्रॉस्पेरस कंट्री हो गया? ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज है, इस वक्त सिचुएशन में ऐसी है, उस वक्त भी अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क था, उसके ऊपर जंग हो रही थी। अब हमारा हमसाया जो है वो ईरान है, उसके ऊपर जंग हो रही है। दोनों सूरतों में हमारे दोनों हमसाये थे, हमें दोनों का जो है वो ख्याल किया है हमने। लेकिन और हमने अफगानियों को यहाँ पनाह दी, वो हमने उनका ख्याल किया। अब ईरान की जंग में हमने उनका ख्याल किया है। तो लिहाजा हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम जो, जैसे हसन साहब ने बात किया है ना कि वो मौजूद होते तो वो अमेरिका से पहले बात करते, तो पता नहीं अब पाकिस्तान की क़यादत ने ऐसी कोई बात की है कि नहीं की कि हम ये सारा रोल प्ले कर रहे हैं। इतना बड़ा काम कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या मिलेगा? पाकिस्तान के अवाम के दिन कैसे फिरेंगे? ये मुल्क जो 25-26 करोड़ की आबादी है, 12-14 करोड़ जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं लोग, जो गैस की लोड शेडिंग का शिकार हैं, जो फ्यूल महंगा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजली महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर IMF के कर्जे चढ़े हुए हैं, अदरवाइज कर्जे जो इस मुल्क से लूट कर बाहर लेके गए लोग, और वहां जाके पैसा जो है रखा हुआ है, दुबई के अंदर पैसा गया या दुनिया के और मुल्कों के अंदर गया। ऐसी चीजें तो अभी पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल क्लियर बात मैं करना चाह रहा हूं कि हमें जो हमारी क़यादत इस वक्त इस निगोशिएशन में फैसिलिटेशन कर रही है, उसको पाकिस्तान के अवाम के लिए लाजमी कुछ लेना चाहिए, ताकि अगर पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिलता तो इस फैसिलिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन फिर कोई अगर है कि पाकिस्तान के अवाम अगर जलील होने हैं अपने मुल्क के अंदर और इस मुल्क के अंदर रहने के काबिल नहीं होना उनको, और ये मुल्क उनके लिए जो है वो कुछ नहीं है, इस सारी फैसिलिटेशन के बाद तो ये ढोल पीटने का, ये शादियाने बजाने का हमें फिर कोई फायदा नहीं है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब का जी उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी नाक के शक्ल ये काम कर रही है कि इस सूरत हाल में जहां अमेरिका पाकिस्तान को हर लिहाज से सराह रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया अब तक, तो लगे हाथों हम अपने गैस की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें कि कुछ मामलात हमारे बेहतर हो सके। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल सही बात है। इस मौके से फायदा उठाना चाहिए जो पाकिस्तान मीडिएशन का और फैसिलिटेशन का काम कर रहा है, और जिसने अल्लाह करे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और इस तरह हमारी कोशिशों से अगर ये है कि तीसरी आलमी जंग रुकती है, जंग के फैलते हुए शोले जो हम बुझ जाते हैं, तो इससे ये है कि बिल्कुल हमारी कौम को उसका ये वी मस्ट बी वन ऑफ द बेनिफिशरीज। तो उसका ये है कि उसका तरीका ये है कि एक तो यही कि ये अमेरिका से हम ये वेवर लेंगे, ये सैंक्शन अगर खत्म हो जाए तो फिर तो हमें जरूरत ही कोई नहीं है। फिर तो ये गैस फिर सऊदिया को राजी कर लेंगे ईरान से भी मिल जाएगा। दूसरा ये है, दूसरी जो बात है वो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज के लिए वो की रिकमेंडेशन की बातें हो रही हैं। हमें इस तरह की रिकमेंडेशन की बजाय ये बात करनी चाहिए कि भाई ये जो हमारे कर्जे हैं हमारे ऊपर, ये जो कर्जे हैं इनका कोई ये है कि ये जो जिन लोगों के हमने कर्जे देने हैं वो इस मामले में हमारे साथ तावन करे, और ये कर्जे जो है ये खत्म होने चाहिए। असल बात ये मुमकिन है कि कर्जे माफ कर दिए जाएं, रिलीफ ले सके। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मुमकिन है कि कर्जे माफ कर दिए जाएं? माजी में कोई ऐसी नजीर मिलती नहीं है। नहीं, देखिए ऐसे मौके आए हैं जब हम अगर ये है कि अपना केस सही तरह से प्लीड करते तो उस वक्त ये हो सकता था। देखिए जब हमने अमेरिका का साथ दिया, जब हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, उस वक्त बात हो सकती थी। उसके बाद जब ये है कि जब 9/11 के बाद
हमने ये है कि जब अमेरिका के साथ इस तरह तावन किया कि अपने अड्डे तक उसको दे दिए और अफगानिस्तान के खिलाफ, जो ये एक बहुत एक मैं समझता हूँ बड़ा तकलीफ दे फैसला था, उस वक्त ही हमने अपनी कौम के लिए इस तरह का कोई रिलीफ नहीं लिया जी। तो उस तरह ये छोटे मोटे ठीक है पैसे हमें मिलते रहे, लेकिन ये तो सबसे बड़ा रिलीफ क्या ये होना चाहिए था कि हमारे कर्जे माफ किए जाते। माजी की हुकूमत में तो डॉक्टर साहब नहीं लिया रिलीफ, तो हम क्या ये- उसी चीज को दोहराएंगे या इस दफा थोड़ा जीरक होने का मुजाहरा करना चाहिए हमें? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे बिल्कुल ये है कि अपने ये पेट्रोल और गैस के अलावा हमारे कर्जे जो हैं इनको ये खत्म करवाने के लिए कोई रोल प्ले करना चाहिए। इस वक्त ये मौका है कि हमें इस तरह का रिलीफ अपनी कौम के लिए लेना चाहिए। तो ये अभी ताज़ा तरीन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खिताब भी कर रहे हैं, डीजल 135 रुपए उसमें कम कर दिए गए हैं और पेट्रोल की भी अभी ऐलान होने वाला है, उसमें भी कीमत में कमी का। तो ये कमी तो हो रही है, लेकिन इन दिनों में जो आवाम के साथ हुआ है, जाहिर है एक आम आदमी वो समझ सकता है। ये हुक्मरानों को शायद जो ख़ानदानी रईस भी हैं साथ साथ, उनको शायद उस तरह समझ में ना आए कि एक बाइक पर जाने वाला उसके लिए 20-25 रुपए इजाफा भी क्या चीज होता है, और जहां 150-150 इजाफा हो जाए। तो मुबशिर मीर साहब, आखिर में हमारे पास 1-1.5 मिनट है, मैं चाहूंगा कि सोल्यूशन क्या है हमें अब इस सूरत हाल में भी? अगर अमेरिका के सामने हम नहीं रखते कि हमारे ये मसाइल हैं, हमें गैस चाहिए, हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए, हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं, उनमें हमें छूट दी जाए, अगर हम ये नहीं कर पाते जिस तरह आपने कहा, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज को क्या समझे हम? अच्छा, सिर्फ एक चीज है, देखिए आपने फरमाया कि अभी वजीर आजम ऐलान कर रहे हैं, पैसे कम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो बिजली के पैसे बढ़ा चुके हैं। हमने इस महीने जो बिजली का बिल दिया है, पिछले बिल से हमने ज्यादा दिया है। तो वो पहले बिजली का ये आवाम के साथ मजाक है। एक तरफ बिजली का बिल बढ़ाते हैं, उसको कम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको कम करते हैं। तो ये जो पिंग पोंग खेलते हैं आवाम के साथ, इसको बंद करें। नंबर 2 कि ये सबक सीखें इस जंग से। इस जंग से सबक सीखें कि सबसे पहले ये सीखें कि ईरान ने अपनी आवाम को किस तरह अपने साथ जो है मिलके ये जंग लड़ी है, उसका सबक सीखें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए इन कुव्वतों से रिलीफ हासिल करें, अपने लिए निगोशिएशन भी करें, अपने अवाम के लिए भी निगोशिएशन करें, और बात करें, खुल के बात करें कि हमें अपने अवाम को अगर हम रिलीफ नहीं दे सकते तो हम आपके सहूलतकार तो हो सकते हैं, लेकिन अगर अवाम को अगर सहूलत नहीं मिलेगी तो अवाम के सामने हम जो जवाबदेह हैं उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं आपका। मुबशिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे, और सैयद हसन हबीब साहब साबिक सफ़ीर है। बहुत तफसील से इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की गई, जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कोशिशें हैं, उनके हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान इस हवाले से क्या किरदार अदा करता रहेगा, ताकि इस किस्म के जो तसादुम हैं बड़े ममालिक के दरमियान वो ना हो, जिसकी वजह से माशी तौर पे पाकिस्तान जैसे और दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं वो इफेक्ट होते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमने बात की। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान किया, डीजल की कीमत में 135 रुपए और 12 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। अगर ये मुस्तकिल जंग बंदी होती है तो जाहिर है इससे आम आदमी, आम आवाम के लिए, एक सादा लो इंसान के लिए जो मजदूरी करता है उसके लिए हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ आसानियां पैदा हों। लेकिन साथ साथ काबिल जिक्र बात यह है कि जहां अमेरिका के लिए ये जंग ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, वहाँ ईरान भी उससे बहुत खुश है पाकिस्तान की काविशों से। वहीं ईरान पर अगर पाबंदियां हटती हैं तो पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन हो, चाहे हमारी, जो कि अधूरा एक मुआहदा हमारा मौजूद है ईरान के साथ, वो उसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका था। पेट्रोल है, इस किस्म की हमें सहूलतें भी लेना होंगी, और जो कर्जे हमारे ऊपर इतने चढ़ चुके हैं ये भी मुआशी तजियाकारों का कहना है कि अमेरिका से कह के हमें माफ़ करवाना होंगे, तभी पाकिस्तान के लिए आसानियां होंगी, अवाम के लिए आसानियां होंगी। वरना हम अमेरिका या ईरान के लिए तो कुछ कर पाएंगे लेकिन अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।